हेलो एवरीवन। तो मैं आपको चैप्टर नंबर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर करा रहा था और हम बात कर रहे थे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। आज मैं आपको इस चैप्टर की लास्ट वीडियो कराने जा रहा हूँ और इसके अंदर हम बात करेंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिटिकल एनालिसिस की, मेनली दो बेसिस पे, एक ओवरऑल बेसिस पे, देन बात करेंगे रूरल और अर्बन बेसिस पे, एंड देन बात करेंगे सेक्स बेसिस पे, मेल एंड फीमेल बेसिस पे, इन दोनों में कितना डिफरेंसेस आ गया है। ठीक है, पहले इन जनरल स्टार्ट करते हैं कि क्या डाटा कहता है। सबसे पहले इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अ क्रिटिकल अप्रेजल। क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब क्या होता है? हम क्रिटिकली एनालिसिस करने वाले हैं अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके अंदर खामियां ढूंढने वाले हैं, उसके अंदर गलतियां, उसके अंदर कमियां ढूंढने वाले हैं। ठीक है, कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है कुछ इंडिकेटर्स के बीच में, कुछ कंट्रीज के बीच में, जिसमें इंडिया है, चाइना है, यूएस है एंड श्रीलंका है। प्रीडोमिनेंटली वी वर लुकिंग फॉर इंडिया, बट चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारा पड़ोसी है, फिर भी देखेंगे। एंड यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है और एक कंपैरिजन के लिए सबसे बेहतर स्टेट है, एक सबसे बेहतर कंट्री है। श्रीलंका एक छोटी कंट्री होने के बावजूद, हमारा पड़ोसी देश होने के बावजूद, कुछ इंडिकेटर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हमने उसको कंपैरिजन में रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये डाटा आई गेस 2015 टू 2017 के बीच का डाटा है ये, अमंग दीज कंट्रीज ऑन दीज इंडिकेटर्स। सबसे पहले आता है IMR। IMR आप सब जानते हैं किसको कहते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कितने बच्चे एक साल से पहले मर जाते हैं पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से कितने बच्चे एक साल की एज भी रीच नहीं कर पाते। उसमें से इंडिया में हर 1000 बच्चे पैदा होने में से 34 बच्चे एक साल से पहले ही गुजर जाते हैं। 1000 से पहले ही, एक साल से पहले ही उनका देहांत हो जाता है। ऐसे 34 बच्चे हैं, हर 1000 में 34 है। अब ये देखिए, हर 2000 में 68 हो गया। आप ऐसे करके देखें, काफ़ी बढ़ जाएगा ये। ठीक है, फ्रॉम इंडिपेंडेंस हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, बट ये स्टिल एक काफ़ी पुअर डाटा है। तो 34, एंड स्पेशली एज कम्पेयर टू चाइना, जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अगर हम हर बार ज़्यादा पॉपुलेशन का हवाला देंगे तो हम यहाँ पे चाइना को देख सकते हैं। चाइना में हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, स्टिल दे हैव वेरी लो IMR। एंड अगेन US जस्ट 5.7, एंड श्रीलंका, जिसको मैंने बोला है कि एक छोटी कंट्री होने के बावजूद भी उसके इंडिकेटर्स, उसके हेल्थ इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे भी जस्ट 7.5 है। तो IMR इंडिया में काफ़ी हाई है। ठीक है, देन अंडर 5 मोर्टेलिटी। अंडर 5 मोर्टेलिटी का आप मतलब जानते हैं कि 5 साल से पहले बच्चों की डेथ हो जाना पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 में से 1000 जन्मे हुए बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ 5 साल से पहले ही हो गई। ऐसे भी अगेन बहुत ज़्यादा हैं, 39.4% बच्चे, या हर 1000 में से 39.4 बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल की एज रीच नहीं कर पाते। अगेन चाइना में कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, US में काफ़ी कंपैरेटिवली कम है, एंड श्रीलंका अगेन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। हमारे यहाँ थर्ड इंडिकेटर है कितनी परसेंट डिलीवरी एक स्किल्ड अटेंडेंट करता है, जिसका काम ही ये काम है, मतलब जिसका काम ही डिलीवरी करने का है। एक ऐसे स्किल्ड अटेंडेंट हमारे यहाँ कितनी विमेन की कितनी बर्थ के टाइम पे डिलीवरी परफॉर्म करते हैं। एंड इंडिया में काफ़ी ठीक है, लेकिन जस्ट 85.7 है। मतलब हर 100 में से लगभग 85-86 डिलीवरी आर परफॉर्म्ड बाई सम स्किल अटेंडेंट, एंड स्टिल 14-15% डिलीवरी अनस्किल्ड अटेंडेंट करता है या ऑन द वे हो जाती हैं, बिकॉज हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी डिस्टेंस हो जाती है। चाइना में 100% डिलीवरीज आर परफॉर्म्ड बाई स्किल्ड अटेंडेंट, US में 99 एंड श्रीलंका में अगेन 99। इसलिए ये कंपैरिजन किया गया है आपको। ठीक है, इन्फेंट इम्यूनाइज्ड, कितने बच्चों को, कितने नवजात बच्चों को टीकाकरण की सुविधा मिली है, वैक्सीन की सुविधा मिली है। एक सेकेंड आप होल्ड करेंगे। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कितने बच्चों को, कितने नवजात बच्चों को वैक्सीन की टीकाकरण की सुविधा दी गई है। बचपन में बच्चों को टीकाकरण लगाया जाता है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, वैक्सीन प्रोग्राम रन होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ DTP टीके की। DTP क्या होता है? डायप्थेरिया, टेटनस, ये वाले जो टीके होते हैं, ये सब वो टीके होते हैं जो एंटीजन टीके होते हैं, जो बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं।
ठीक है, ऐसे जब बचपन में लगाया जाता है ना टीके, जब बच्चा पैदा होता है उसको कुछ हर ड्यूरेशन पे, पहले शुरू में लेस फ्रीक्वेंसी पे, मतलब कम एज गैप में या कम डेज के गैप पे ज़्यादा टीके लगते हैं, और बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है तो टीकों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, नंबर ऑफ डेज बढ़ जाते हैं, पर वो टीके लगते हैं ना बचपन में, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो वो ही कह रहा है इंडिया में कितने इन्फेंट्स को इम्यूनाइज्ड टीके की सुविधा मिलती है, जस्ट 88%। चाइना में अगेन 99%, यूएस 95%, श्रीलंका 99%। ये गैप देखो आप एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, कितना गवर्नमेंट जीडीपी का कितना हिस्सा गवर्नमेंट हेल्थ के ऊपर खर्च करती है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करती है। मतलब हमारी कंट्री की जो जीडीपी है उसका कितना हिस्सा हेल्थ के ऊपर खर्च होता है, जीडीपी का कितना हिस्सा हेल्थ के ऊपर खर्च होता है। इंडिया में इस ड्यूरेशन में जस्ट 3.9%, मतलब हर 100 में से लगभग 4 रुपये सरकार, जीडीपी का हर 100 रुपये में से लगभग 4 रुपये सरकार हेल्थ के ऊपर खर्च करती है। वही डाटा एज कंपेयर टू यूएस एंड चाइना एंड यूएस में काफ़ी ज़्यादा है। यूएस देखिए 16.8, यूएस की एक तो जीडीपी बहुत ज़्यादा, उसका फिर ज़्यादा पोर्शन वो क्या कर रहे हैं खर्च हेल्थ के ऊपर। उनके पास जीडीपी ज़्यादा है और उसका वो ज़्यादा हिस्सा हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं उस पॉपुलेशन पे, उन लोगों पे जो कि कम है नंबर में। इंडिया में पॉपुलेशन तो है बहुत ज़्यादा जिनको पैसों की ज़रूरत है, और हमारी जीडीपी एज कंपेयर टू यूएस कम है, और फिर भी हम कम हिस्सा खर्च कर रहे हैं, तो कम ही तो निकल के आएगा। बात समझे ये कंपैरिजन। चाइना जिसके पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसकी जीडीपी भी हमसे ज़्यादा है, वो भी अराउंड 5 to 6% जीडीपी का हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहा है, तो ये काफ़ी लो है। ठीक है, नेक्स्ट डाटा, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता। जब हमें कोई बीमारी होती है या नॉर्मली हम हेल्थ के ऊपर जो खर्च करते हैं उसमें से कितना पैसा हम अपनी खुद की जेब से खर्च करते हैं। तुम कहोगे अगर तुम्हें बीमारी हुई है तो तुम सारा पैसा तुम ही तो खर्च करोगे, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ पैसा हमारे देश में सरकार भी खर्च करती है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है, मेडिकल है, हमारी मेडिसिन हमें बाहर से मिल जाती हैं, कई बार सरकार से मिल जाती हैं, तो कुछ एक्सपेंडिचर सरकार करती है। बट हम ये देखते हैं अच्छा कोई अच्छा स्टेट, कोई अच्छी कंट्री कौन सी कहलाएगी जिसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर सरकार करेगी और इंडिविजुअल का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा। मतलब उसको अगर कोई बीमारी होती है तो उसका खर्च सरकार उठाती है अगर ये शेयर ज़्यादा है, मतलब सरकार ज़्यादा खर्च करती है, एंड इंडिविजुअल अपना पैसा सेव करता है और उसका वो पैसा बीमारी पे खर्च नहीं होता। हमारी कंट्री में हो क्या रहा है, अगर मान लो किसी इंसान को बीमारी होती है, उसमें से जो भी उसका खर्च होता है ना, उसमें से 65% पैसा उसको खुद पे करना पड़ता है एंड अराउंड 35% पैसा सरकार पे करती है। इंडिया में मान लो कोई बीमारी हुई और इंडिविजुअल के 100 रुपये खर्च हुए, उस 100 में से 65 तो ये खुद खर्च करेगा और रिमेनिंग 35 पैसे गवर्नमेंट उठाएगी। इंडिया में ये चल रहा है। चाइना में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद इंडिविजुअल का हेल्थ के ऊपर जस्ट 32.4 पैसा खर्च होता है एंड रेस्ट अराउंड 68% गवर्नमेंट बियर करती है। हमारे यहाँ से बिल्कुल उल्टा। ठीक है, यूएस में इंडिविजुअल का जस्ट 11.1 रुपये खर्च होता है एंड अराउंड 90% पैसा गवर्नमेंट बियर करती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज दे स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर जीडीपी ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सिमिलरली श्रीलंका का भी हमसे ज़्यादा है। श्रीलंका में जस्ट इंडिविजुअल 38.4 पैसा खर्च करता है एंड रेस्ट अराउंड 62% गवर्नमेंट बियर करती है। ये बात समझ में आ रही है आपको कि अपनी जेब में से बीमारी पे कितने पैसे खर्च हुए। जितना ये कम होगा उतना अच्छा है और जितना सरकार खर्च करेगी उतना बेहतर है। तो हमारे यहाँ आउट ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर सरकार इंडिविजुअल कितना कर रहा है 65 एंड गवर्नमेंट कितना कर रही है जस्ट 35। तो बाकी कंट्रीज़ में काफ़ी कम है, हमारी में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तो हुआ डाटा के बेस पे। आई होप आपको इंटरप्रिटेशन इसकी समझ में आ गई है। अब मैं कुछ थियोरी की बात करने वाला हूँ जो कि एनसीईआरटी में गिवन है मोर और लेस। उसमें मैं इसकी इंटरप्रिटेशन तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ये आपको इंटरप्रिटेशन खुद समझनी थी।
हम वी आर डीलिंग विद चैप्टर नंबर 8, अब तो हमें आई गई है, ठीक है। अब मैं इंटरप्रिटेशन और रेफरेंसेस और क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा, बट अपार्ट फ्रॉम दीज इंडिकेटर्स, अपार्ट फ्रॉम दीज डाटा। जैसे सबसे पहले एक बात समझ में आ गई है हमें कि गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, एंड स्पेशली दिस सेक्शन। गवर्नमेंट जो सबसे पहले कर सकती है वो ये है कि अपनी जीडीपी का ज़्यादा हिस्सा हेल्थ और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेडिकेट करना शुरू कर दे, ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दे। अब थोड़ा डाउट हो सकता है कि इस टेबल के हिसाब से गवर्नमेंट अपनी जीडीपी का 3.9% पैसा हेल्थ के ऊपर खर्च करती है, एंड थियरी में एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जस्ट 4.7% जीडीपी का खर्च करती है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, ये जिस साल का डाटा है, जिस थियरी में किसी और साल का डाटा लिया हुआ है और टेबल में किसी और साल का। आप सिंपली लिख सकते हैं वी जस्ट स्पेंड अराउंड 4% ऑफ आवर जीडीपी ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर काउंटर कंट्रीज, अदर कंट्रीज बी दैट डेवलपिंग, बी दैट डेवलप्ड, बहुत कम है वो, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है और गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज को क्या कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, ताकि हम इन इंडिकेटर्स में इंप्रूव करना शुरू कर दें, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, ध्यान सुनना कि इंडिया में वर्ल्ड की पॉपुलेशन, जितनी भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, इट इज़ अराउंड 8.5 बिलियन, इट इज़ 8.5 बिलियन, एंड इंडिया में वी हैव 1.2 बिलियन और अराउंड 1.4 बिलियन, ठीक है। तो हमारे कंट्री के अंदर वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन रहती है, इट इज़ अराउंड 17%, जितनी भी वर्ल्ड के अंदर कंट्री हैं, वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन है, उसका 17% पॉपुलेशन हिंदुस्तान के अंदर रहती है। बट जितनी भी ग्लोबली बीमारियां हैं, जितनी भी ग्लोबली वर्ल्ड में बीमारियां हैं, उसके 20% इंडिया के अंदर है। मतलब हमारे यहाँ, हमारी कंट्री के अंदर GBD, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज ज़्यादा है ग्लोबल पॉपुलेशन शेयर से। हमारी कंट्री में डिजीज का बर्डन ज़्यादा है एज कंपेयर टू जितनी हमारी कंट्री में पॉपुलेशन रहती है, वो है 20% और वो है 17%, ठीक है। नाउ व्हाट इज GBD, व्हाट इज ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ध्यान सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज का मतलब ये होता है कि पहले तो नाम कह रहा है कि जितनी भी ग्लोबली बीमारियां हैं उसमें से कितने पेशेंट उनसे बीमार हैं और वो इंडिया में रहते हैं। जितनी भी ग्लोबली बीमारियां हैं उनसे कितने लोग पेशेंट इन्फेक्टेड हैं, उनसे इफेक्टेड हैं और वो लोग इंडिया में रहते हैं। सिंपल मतलब तो ये है, लेकिन वो मतलब जो और थोड़ा सा डेडिकेटेड है GBD पे, और वो थोड़ा सा GBD को ही एम्फसाइज करता है। GBD का मतलब होता है किसी बीमारी की वजह से, दोबारा से, GBD का मतलब क्या होता है, किसी भी बीमारी की वजह से हमारे लोग बिना दवाई मिलने की वजह से, बिना इलाज मिलने की वजह से उनका डिमाइस हो गया। कोई बीमारी हुई एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, उनकी प्रीमैच्योरली उस बीमारी की वजह से डेथ हो गई, उनकी उस बीमारी की वजह से डेथ हो गई क्योंकि उसका इलाज ही नहीं था, या उनको नहीं मिल पाया, या उनको नहीं मुहैया हो पाया, या जब तक इलाज मिला, जब तक उन्होंने काफ़ी वक्त उस बीमारी में गुजार दिया, मतलब उन्होंने काफ़ी सालों तक एक अपाहिज की ज़िंदगी जी क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल पाया। दोबारा से, GBD का मतलब क्या है, किसी भी बीमारी की वजह से प्रीमैच्योरली डेथ हो जाना, इलाज ना मिलने की वजह से, या इलाज मिला लेकिन काफ़ी समय बाद मिला, जब तक इलाज मिला मैंने काफ़ी समय व्यतीत कर दिया, काफ़ी समय स्पेंड कर दिया उस बीमारी में एज अ अपाहिज, मुझे बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट काफ़ी लेट मिला। इसको जो नंबर ये दोनों के इंसिडेंस बताएगा उसको GBD कहेंगे। एक्सपर्ट GBD इंडिकेटर का इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो नंबर पता लग सके जिसकी वजह से जो लोग प्रीमैच्योरली डेथ हो जाती है उनकी ना इलाज मिलने की वजह से, या काफ़ी वक्त बाद, काफ़ी समय बाद उनको इलाज मिलता है। मतलब GBD क्या है, नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्रीमैच्योरली ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज, उनकी प्रीमैच्योरली डेथ हो गई
पीपल डाइंग प्रीमैच्योरली, इलाज नहीं मिला, मर गए। लेट्स से कोरोना की जब तक वैक्सीन आती, जब तक उनको क्योर मिलता, वो मर गए। तो ये भी जीबीडी का पार्ट है। और एंड इसके अंदर एक और चीज आती है, प्लस नंबर ऑफ ईयर स्पेंट इन अ स्टेट ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब मैंने कितने साल डिसेबली व्यतीत कर दिए। मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल, डायबिटीज, आपको शुगर हुई, इलाज ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो जब तक आपको इसका इलाज मिला, आपने 20 साल मीठा खाया पीना छोड़ दिया आपने। ये बहुत सीवियर नहीं है, बट आपको पता होगा जब डायबिटीज़ हो जाती है तो अदर बीमारियां, जो अदर डिजीज हो जाती है वो सीवियर हो जाती है अगर वो होती है तो आपको। तो 20 साल तक आपको इलाज नहीं मिला, और जब इलाज मिला तो आपने 20 साल ऑलरेडी अपनी लाइफ से वो फन छोड़ दिया था, तो आप जीबीडी का पार्ट है। आपने 20 साल डिसेबिलिटी में गुजार दिए। मान लो किसी गरीब के पास अपना उसका पैर टूट गया, टांग टूट गई, उसको प्लास्टर कराने के उसके पास पैसे नहीं है, और सरकारी अस्पताल आसपास नहीं है, या वहाँ है तो वहाँ पे वो सुविधा अवेलेबल नहीं है, और वो दूर दराज एरिया में नहीं जा सकता जहाँ पे कोई सरकारी अस्पताल है। तो उसका ऑपरेशन कभी हुआ ही नहीं, उसके पैरों पे कभी प्लास्टर लगा ही नहीं, और उसका पैर टूटा हुआ ही है, और अब वो चल नहीं सकता। वो 10 सालों से रेंग के अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, वो बैठा ही रहता है। वो बैठ के उसने कुछ पहिया गाड़ी बना ली और उस पर चलता रहता है वो। तो वो 10 साल उसको इलाज नहीं मिला, और 10 साल बाद मान लो इलाज मिला उसको, तो 10 साल जो उसने स्पेंड कर दिए इन डिसेबिलिटी स्टेट, देन वो पार्ट होगा किसका? जीबीडी का। तो जीबीडी का मतलब क्या है? कितने साल आपने डिसेबिलिटी पीरियड में गुजार दिए, या आपकी किसी बीमारी की वजह से, इलाज ना मिल पाने की वजह से आपकी डिमाइस हो गया, प्रीमैच्योर डेथ। ठीक है, प्रीमैच्योर डेथ का मतलब होता है इलाज ना मिल पाने की वजह से डेथ हो जाना, सही से इलाज, या इलाज मिला तो काफ़ी लेट मिला। जीबीडी, तो इंडिया के अंदर द इंसिडेंट्स ऑफ जीबीडी आर मोर देन द शेयर ऑफ पॉपुलेशन दैट रिसाइड इन इंडिया, दैट इज 20% एंड 17%। नाउ, और दूसरा वो कह रहा है कि इंडिया में जितनी भी जीबीडी हैं उसमें से 50% जीबीडी के इंसिडेंट्स, जितनी भी जीबीडी की बीमारियां हैं उसमें से 50% या 50% से ज़्यादा इंसिडेंट्स तो ये वाली कम्युनिकेबल डिजीजेस के हैं। कौन कौन से? डायरिया, मलेरिया एंड टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी जीबीडी हैं, उसमें से 50% से ज़्यादा शेयर इन वाली कम्युनिकेबल डिजीजेस के हैं। कौन कौन सी? डायरिया, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस। जो बच्चे सोचते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो बीमारी जो छूने से फैलती है, सिर्फ ऐसा नहीं है। ये बहुत नैरो डेफिनेशन है। कम्युनिकेबल डिजीज में ये वाली बीमारियां भी आती हैं। इस वाले पॉइंट के अंदर क्या था कि जितनी भी हमारे यहाँ कंट्री के अंदर जीबीडी के इंसिडेंसेस हैं उसमें से 50% से ज़्यादा इंसिडेंसेस तो ये फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज के हैं। उसके अंदर कौन सा आ रहा है? डायरिया, मलेरिया एंड टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। देन हर साल 5 लाख, हर साल का है डाटा, हर साल 5 लाख बच्चे वाटर बोर्न डिजीज से मर जाते हैं, क्योंकि उनको स्वच्छ पानी नहीं मिलता और पानी में जो बीमारी पनपती है, जैसे मलेरिया का जो मच्छर है, मलेरिया साफ पानी में पनपता है, लेकिन कोई बीमारी है जो पानी की वजह से हुई है या पानी में उत्पन्न हुई है, उसकी वजह से हमारी कंट्री में 5 लाख बच्चे हर साल मर जाते हैं। देखो कितना से बड़ा डाटा है। एड्स भी एक ऐसी बीमारी है, एड्स HIV, जिसके इंसिडेंस हमारी कंट्री में बढ़ते चले जा रहे हैं। एड्स की आपको फुल फॉर्म पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसके वायरस को क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स के भी इंसिडेंसेस हमारी कंट्री में बढ़ते चले जा रहे हैं, एंड वी हैव नो सॉल्यूशन, वी हैव नो परमानेंट सॉल्यूशन। हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है HIV की, काफ़ी कंट्री कोशिश कर रही है बट अब तक हम नहीं बना पाए हैं। ठीक है, देन मेल न्यूट्रिशन, मतलब सही से पौष्टिक आहार ना मिल पाना। इनएडुकेट सप्लाई ऑफ वैक्सीन, जब बच्चों को स्टार्टिंग में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रन होता है तो सब बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल पाती है, सब बच्चों को वो इम्यूनाइजेशन शेयर नहीं मिल पाता है, कुछ बच्चों को पौष्टिक आहार भी नहीं मिल रहा, कुछ बच्चों को साफ पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा। उस वजह से हर साल 2.2 मिलियन बच्चों की डेथ हो जाती है। 2.2 मिलियन बच्चों की डेथ हो जाती है। हु विल केयर अबाउट दिस डाटा? ये 5 लाख बच्चे मर रहे हैं, यहाँ 2.2 मिलियन बच्चे मर रहे हैं। ये तो वो है जिसका डाटा हमारे पास अवेलेबल है। हम इसकी केयर कौन करेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल? नो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेगी, ये बढ़ाना पड़ेगा।
क्योंकि वी हैव टू डील विद सच अ लार्ज पॉपुलेशन, सच अ लार्ज चंक, तो हमें ये चीज़ बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज ये इंसिडेंट हम सुनते रहेंगे, ये डाटा हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, देन लेस देन, देखो सिर्फ 20% पॉपुलेशन ऐसी है कंट्री के अंदर जो सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा पाती है। सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी, सरकार जो सेवाएं मुहैया कराती है उसका फ़ायदा सिर्फ कंट्री की 20% या 20% से कम लोग उठा पाते हैं उन सेवाओं का लाभ। देन सिर्फ 38% PSCs, प्राइमरी हेल्थ केयर, सिर्फ 38% ऐसे हैं जिसके अंदर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नर्सेज हैं। क्या रिक्वायरमेंट होती है? एक डॉक्टर हार्डली एंड एक या दो नर्स। सिर्फ 38% PSCs ऐसे हैं जिसके अंदर ये हैं, अदरवाइज 62% के अंदर नहीं है ये चीज़ें, और ये डाटा गवर्नमेंट की किताब का है, NCERT का डाटा है। देन ओनली 30%, सिर्फ 30% PSCs, प्राइमरी हेल्थ केयर ऐसे हैं जिसमें लिमिटेड मेडिसिन होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है, या है तो बहुत कम है। सिर्फ 30% PSCs ऐसे हैं जिनके अंदर लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन का सफिशिएंट स्टॉक है। 70% PSCs के अंदर लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन जो चाहिए, जो बेसिक मेडिसिन चाहिए, वो भी नहीं है पर उसका स्टॉक जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया? ये ओवरऑल हमने क्रिटिकल एनालिसिस किया। अब मैं आपको क्रिटिकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा रूरल अर्बन के बेस पे कि हाउ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम या लैगिंग फार बिहाइंड फ्रॉम अर्बन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सबको बताया कि हमारी कंट्री की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रिसाइड करती है, दोज हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज़। इट इज़ अराउंड 70%, 70% पॉपुलेशन हमारी गाँव में रहती है। तो जाहिर सी बात है, एक पहली बेसिक समझ ये आती है कि गांव में ज़्यादा अस्पताल होने चाहिए, गांव में ज़्यादा फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पर इसका उल्टा है। पॉपुलेशन गांव में 70% रहती है पर सिर्फ 20% सेवाएं गांव में दी जाती हैं। ओनली 20%, ओनली 1/5 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अवेलेबल इन रूरल एरियाज़। देख लो भाई, 70% रूरल एरियाज़ में रहते हैं लोग, पर सिर्फ 20% हॉस्पिटल रूरल एरियाज़ के अंदर हैं। गाँव के अंदर 70% लोग रहते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अराउंड 70% ही डिस्पेंसरीज गाँव में होनी चाहिए, तभी तो वो प्रपोर्शनेट रेशियो मेंटेन होगा ना। ठीक है, जितनी परसेंट पॉपुलेशन उतना परसेंट वहाँ पे सर्विसेज, पर उल्टा है। हाँ, ओनली 50% डिस्पेंसरीज हैं, 70% लोग गाँव में रहते हैं, 50% डिस्पेंसरीज हैं सिर्फ, तो ये गैप नहीं है। देन जितने भी सरकारी अस्पतालों में बेड हैं, कितने बेड हैं बताया है? 6.3 लाख बेड हैं। सरकारी अस्पतालों में जो बेड हैं विच आर 6.3 लाख, इसमें से सिर्फ 30% गाँव के अंदर हैं। गाँव के अंदर लोग कितने रहते हैं? 70%। बेड कितने हैं? पहले तो बेड ही कम है ओवरऑल, उसके भी कम के सिर्फ कितने हैं? 30%। ट्रेजेडी नहीं है ये, डिफरेंस की ट्रेजेडी नहीं है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज कोई केयर नहीं करता रूरल एरियाज में, और कोई सवाल भी नहीं पूछता है सच। खैर आगे, गाँव में हर 1 लाख लोगों के ऊपर, गाँव में अगर किसी एरिया के अंदर 1 लाख लोग हैं तो उनके ऊपर एक अस्पताल भी नहीं है। दे हैव जस्ट 0.36 हॉस्पिटल। इसका मतलब क्या है? अराउंड 3 लाख लोगों के ऊपर, 3 लाख रूरल एरियाज के ऊपर, रूरल एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन के ऊपर एक अस्पताल है। बिकॉज इन रूरल एरिया ऑन एवरी 1 लाख पॉपुलेशन वी हैव जस्ट 0.36 हॉस्पिटल विच इज लेस देन 1। एंड गांव में रहने वाली हर 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 3.6 हॉस्पिटल है। गांव में हर 1 लाख के ऊपर 3.6 हॉस्पिटल है। सॉरी, शहर में हर 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 3.6 हॉस्पिटल। शहर में हर 1 लाख लोगों के ऊपर पूरी तरह से एक हॉस्पिटल भी नहीं है। सिर्फ कितना है? 0.36 हॉस्पिटल। कैसे ये डिवाइड हो रहा है? ये इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, रूरल अर्बन डिवाइड। PSCs, गाँव के अंदर जो PHCs हैं वो एक बेसिक सर्विस भी वहाँ के लोगों को नहीं देते, जो एक शहर में इवन रेडी लगाने वाले के लिए एक बेसिक फैसिलिटी है। एक रेडी वाला भी के लिए बेसिक फैसिलिटी ब्लड टेस्ट कराना, एक्सरे, उसके लिए बेसिक है।
और गांव के लिए ये गांव के अंदर जो पीएससीज हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उसमें एक्सरे एनीवे पीएससीज में नहीं होता, बट ब्लड टेस्ट भी नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जो शहर वालों के लिए एक बेसिक चीज है, जो कहते हैं हाँ यार ये तो मैंने कराई रखा है, ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है, जो यहाँ के वेंडर के लिए एक बेसिक चीज है, वो गांव के जो छोटे मोटे अस्पताल है वो ऑफर वहां पे नहीं करते। ये मेरा पॉइंट है कहने का मतलब जी। नेक्स्ट, बीमारू स्टेट्स। अब देखो, बीमार से बना बीमारू, जो बीमार होगा वो बीमारू, और बीमारू वर्ड कहां से आया? BI फॉर बिहार, MA फॉर मध्य प्रदेश, R फॉर राजस्थान, U फॉर उत्तर प्रदेश। कहता है जितना भी आपने बदतमीजी वाला डाटा पढ़ा है ना, जितनी देर से आप ये बोल रहे हो और ये डाटा पूरा हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा हूं मैं जब से, अगर मैं इन 4 पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करने लगूं ना, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो ये डाटा और पुअर हो जाएगा। देख रहे हो, गवर्नमेंट कुछ स्कॉलर्स ने इन स्टेट्स को एक टैगलाइन दे दी, बीमारू स्टेट्स, क्योंकि वहां पे ये इंडिकेटर्स और ज्यादा पुअर हैं। कहता है बीमारू स्टेट्स फर्दर लैग्ड बिहाइंड, और पीछे हैं वो। बीमारू स्टेट्स में कौन कौन आता है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बीमार, बीमारू और ये 4 स्टेट्स हैं, इसमें ये इंडिकेटर्स और पुअर हैं। बात समझ में आ गई? वहां ये और कम हो जाएगा, वहां ये गैप और बढ़ जाएगा। ये हाल है। जब योगी आदित्यनाथ साहब ने यूपी की कमान संभाली, तो जब उन्होंने स्पीच दी थी, तो उन्होंने भी इस पॉइंट को एड्रेस किया था कि मेरा जो बेसिक पर्पस रहेगा आने वाले 5 सालों में या आने वाली फोर्थ कमिंग गवर्नमेंट में जो मैं रन करूंगा, मेरा बेसिक पर्पस ये होगा कि मैं यूपी को बीमारू स्टेट वाले टैगलाइन से बाहर निकाल लूँ, कि बीमारू में से यूपी बाहर निकाल लूँ। तो मतलब गवर्नमेंट जानती है कि ऐसा कुछ है जो उनको इतनी ज़्यादा पोर कंडीशन में डाल के बैठा हुआ है। खैर, गांव के लोगों के पास कोई स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर नहीं है। स्पेशलाइज्ड मेडिकल, गांव में सिर्फ एक फिजिशियन होता है, मतलब और छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स होते हैं, बट वो एक सब कुछ वही कर लेता है। वही तो उल्टी की दवाई दे देगा, वोमिटिंग की, वही आपको फीवर की दवाई दे देगा, वही आपकी डिलीवरी करा देगा, वही सब कुछ कर देगा। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं होते। शहर में आ जाओ, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक, ये सब होते हैं। एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थीसियन, अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट, वो डिपार्टमेंट मेडिकल केयर के अंदर जो विमेन और विमेन रिलेटेड इश्यूज पे बात करता है, गायनेकोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करता है। न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड की बात करता है। पेडियाट्रिक जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं वाइल्ड डिलीवरिंग, और उनकी केयर की बात करता है, उनके अंदर न्यूट्रिशन लेवल चेक करता है, इनकी बात करता है। एनेस्थीसियन जो आप जब आपका ऑपरेशन हो रहा होता है तो आपको एक डोज दी जाती है, उसको बोलते हैं सेडिटेशन डोज। सेडिटेशन डोज का मतलब ये होता है कि आपको जब लेट से कि आपका ईयर का ऑपरेशन होना है, जब आपका ईयर का ऑपरेशन होना है तो कुछ पार्ट इसका यहाँ से सुन कर दिया जाएगा, आपको सेडिटेशन की डोज दी जाएगी। और अगर आपको ये पता होना चाहिए सेडिटेशन की डोज अगर 0.1 और 0.2 भी ऊपर नीचे हो गई ना तो आपकी डेथ हो सकती है। तो यहाँ इसके लिए एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है एनेस्थीसियन डिपार्टमेंट, और उसके डॉक्टर को एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर बोलते हैं। तो गाँव में आपको पता है कि अच्छा मेरे को ये बीमारी है तो मुझे उससे मिलना है, ENT सर्जन है ना, ENT। तो ये है डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन हेयर वगैरह की बात करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। वहाँ क्या है, एक ही फिजिशियन है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, डॉक्टर। तो गांव में स्पेशलाइज्ड केयर की बात नहीं, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है यार, आप स्पेशलाइज्ड केयर की बात कर रहे हो, समझ रहे हो। खैर, हर साल हिंदुस्तान में 380 जो मेडिकल रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हैं, मेडिकल रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, हर साल वो 44,000 मेडिकल ग्रेजुएट प्रोड्यूस करते हैं। हर साल हमारी कंट्री के अंदर 380 रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज 44,000 मेडिकल ग्रेजुएट प्रोड्यूस करते हैं, पर फिर भी हमारे देश के अंदर डॉक्टरों की शॉर्टेज है। क्यों है? क्योंकि इसमें 20% डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की सेवाओं से खुश नहीं है, यहाँ पढ़ते हैं और हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि बाहर की कंट्री उनको ज़्यादा अच्छे मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करती है, ज़्यादा अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराती है। तो 20% का तो ब्रेन ड्रेन हो जाता है।
कुछ लोग सरकारी अस्पतालों की सेवाएं नहीं मुहैया कराना चाहते सरकारी अस्पतालों में, गवर्नमेंट कॉलेज में तो पढ़ लेते हैं बट प्रैक्टिस करते हैं एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मैटरनल बेनिफिट है, उनको ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट है, ज़्यादा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है। सरकारी अस्पतालों में वो सेवाएं नहीं देना चाहते। तो हमारे यहाँ मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है। इवन वी हैव सो मच मेडिकल कॉलेज, वी प्रोड्यूस सो मैनी मेडिकल ग्रेजुएट एवरी ईयर, बट फिर भी हमारे यहाँ शॉर्टेज है। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। अगला और पुअर डाटा, जो हिंदुस्तान के पुअरेस्ट 20% है, जो गरीबी रेखा के भी नीचे आते हैं, अंत्योदय जिनको हम बोलते हैं, पुअरेस्ट ऑफ पुअर, उस जो पुअरेस्ट 20% है ना, वो अपनी इनकम का 12% हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं, बीमारियों के ऊपर खर्च कर देते हैं। पहली बात तो पुअरेस्ट हैं, इनके पास इनकम नहीं है, ये ध्यान रखना। अंत्योदय का पार्ट नहीं, पुअरेस्ट 20% है। यहीं बना लेता हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। ये पुअर की इनकम है, देखो बेचारे की इनकम थोड़ी सी है, ये वेन डायग्राम बना लो, छोटी सी इनकम है इसकी। इसका वो 12% हिस्सा हेल्थ के ऊपर खर्च करता है, ठीक है। इसका 12% तो हेल्थ के ऊपर खर्च हो जाता है। रिच, ये रिच की इनकम है जी, ज़्यादा है ना। रिच अपनी इनकम का सिर्फ 2% हिस्सा हेल्थ के ऊपर खर्च करता है, क्योंकि इसकी इनकम ज़्यादा है और ये ज़्यादा केयर करता है, ये ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स में भी जाता है। फिर भी इसके इनकम का सिर्फ कितना हिस्सा खर्च होता है? 2%। पुअर की इनकम ही कम है पर उसकी इनकम का कितना हिस्सा खर्च हो जाता है? 12%। याद है मैंने एक पॉवर्टी चैप्टर पढ़ाया, पॉवर्टी चैप्टर में एक रीज़न पॉवर्टी का ये भी बताया था कि बीमारी की वजह से ये लोग पॉवर्टी के स्टेट में आ जाते हैं, क्योंकि एक बार बीमार हुए तो चले गए भाई, या तो इलाज नहीं कराएंगे या अपने बच्चों की कसमें खा के इलाज कराएंगे, प्लीज़ कर दो, ये कर दो, या इनकम का ज़्यादा हिस्सा, पहले इनकम कम है, वो ज़्यादा हिस्सा बीमारियों को ठीक कराने में खर्च हो जाएगा, तो कुछ बचता नहीं इनके पास, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैं ये पढ़ा ही चुका हूँ पूरे, उसमें ये कह रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को कैटर कर सकते हैं। मैंने बताया था 3A प्रिंसिपल, वी नीड अवेलेबिलिटी ऑफ government hospital, we need availability of health infrastructure, we need accessibility of government hospital, we need accessibility of health infrastructure, and then we need affordability, availability, accessibility and affordability of these health infrastructure। तो गवर्नमेंट इस पार्ट पे बहुत कुछ कर सकती है आफ्टर लुकिंग दीज डाटा कि बहुत पूरे पुअर स्टेट में हम हेल्थ और एजुकेशन की खास बात नहीं करते हैं हम अपनी कंट्री के अंदर, हम ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर सकती है। वी नीड टू इंक्रीज आवर हेल्थ एक्सपेंडिचर बजट। खैर, देन इसी के अंदर मैं वही क्रिटिकल एनालिसिस करूँगा, बट अब बात करूँगा विमेन हेल्थ को। खास बात यह है कि मैं आज जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज विमेंस डे है, इंटरनेशनल विमेंस डे है, 8 मार्च है। और ट्रेजेडी ये है कि मैं आपको विमेन को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताऊँगा, और तुम्हें पता है मैं तारीफ करने वाला हूँ सीधा आयरनी ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च। नो डाउट विमेन की हमारी कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन का शेयर है वो इन एंड अराउंड 50% के आसपास है, लेकिन फिर भी एक 50% पॉपुलेशन वाला हिस्सा जिसको हम विमेन कहते हैं वो डिसएडवांटेजियस है इन एवरी स्पेयर ऑफ देयर लाइफ, बी दैट एजुकेशन, be that medical facilities, be that wage rate, be that availability of opportunities in their life। तो हर जगह एक सेक्शन है जो कंट्री के अंदर 50% है जिसको हम विमेन कहते हैं, बट वो हर जगह डिसएडवांटेज के रूप में अवेलेबल है, उसको कोई भी चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, इक्वालिटी जिसको हम बोलते हैं इक्वालिटी नहीं है, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हो लाइफ में, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो वेज रेट हो, ठीक है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। देन अब बात करते हैं हेल्थ के ऊपर डेडिकेटेडली, हेल्थ केयर की बात करूँगा डेडिकेटेडली। हमारी कंट्री के अंदर सेक्स रेशो डिक्लाइन हुआ अगर मैं 2 प्रीवियस सेंसस की बात करूँ। 2001 वाले सेंसस में सेक्स रेशो था 927, हर 1000 मेल के ऊपर 927 फीमेल थी। 2011 में घटकर ये हो गया 914, 914 फीमेल हो गई पर 1000 मेल। तो
अगर हम ये सोचें कि जैसे जैसे समय व्यतीत होगा हमारे अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री के अंदर सुधर रहा है, तो ये डाटा सुधरना चाहिए था। ये डाटा तो वर्स हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कंट्री के अंदर फीमेल फोर्टिसाइड के केसेस बढ़े। फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब होता है फीमेल का, जब लोगों को पता लगता है कि उसके माँ के गर्भ में एक बेटी जन्म ले रही है, तो उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है। दो हम ये भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ अबॉर्शन डिलीवरी से पहले चेक कराना इलीगल है, पर उन्हीं हॉस्पिटलों में ये धांधलीबाजी चल रही होती है। तो विमेन पर 1000 मेल के ऊपर घटी एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर सेंसस। आपके सामने ये डाटा है फीमेल फोर्टिसाइड। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके ऊपर। देन और पुअर डाटा है, इसलिए ज़्यादा क्या बोलना। हर साल 3 लाख बच्चों की, 3 लाख जो लड़कियां हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है, वो ना सिर्फ शादीशुदा हैं और कम से कम उनको एक बच्चा भी है। हर साल 3 लाख लड़कियां, बच्चियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है, ना सिर्फ वो शादीशुदा हैं, उनको कम से कम एक बच्चा भी है। अब एक बात बताओ, हम ये बोलते हैं चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, यहाँ बोल रहा था मैं कहीं पे, ये रहा चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन। अब एक बात बताओ, बच्चा मेल न्यूट्रिटेड तो होगा ही होगा जब उसकी माँ मेल न्यूट्रिटेड होगी, और वो माँ मेल न्यूट्रिटेड ऐसे है क्योंकि वो उस स्टेट में ही नहीं है, वो स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है कि वो उस बच्चे को डिलीवर कर पाए, उस बच्चे को वो माँ का प्यार दे पाए। वो खुद बच्ची है यार, आप उसको डिलीवरी करवा रहे हो उससे। तो हमारे यहाँ 3 लाख बच्ची ऐसी हैं जो 15 साल से जिनकी उम्र कम है, ना सिर्फ वो शादीशुदा हैं, उनको कम से कम एक बच्चा भी है। ये मेरा डाटा नहीं है, ये गवर्नमेंट का डाटा है। खैर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देन 50% से ज़्यादा शादीशुदा महिलाएं जिनकी उम्र 15 साल से 49 साल के बीच में है, 15 ईयर से 49 ईयर्स के बीच में है, ऐसी विमेन जिनकी एज 15 ईयर से 49 ईयर्स के बीच में है और वो शादीशुदा हैं, वो बीमार हैं कुछ बेसिक बीमारियों से। एनीमिया, न्यूट्रिशनल एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी। एनीमिया होता है खून की कमी, न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है न्यूट्रिशंस की कमी, और आयरन डेफिशिएंसी मतलब आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में आयरन नहीं है। जब आपके अंदर खून की कमी होगी, न्यूट्रिशन की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, 50% से ज़्यादा विमेन के अंदर जो कि मैरिड हैं और एक एज ग्रुप में हैं जिसका नंबर है 15 से 49, तो वो कैसे परफॉर्म करेंगी अपनी लाइफ के स्पेयर में, कैसे परफॉर्म करेंगी, उनके बच्चे कैसे न्यूट्रिटेड होंगे, ये डाटा है। खैर भाई, इसमें से जो मैंने डाटा बताया 90% विमेन मैटरनल डेथ भुगतती है, मतलब इसलिए मर जाती हैं बिकॉज ऑफ डिलीवरी। अबे यार एक बात बताओ भाई, जब इनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, एनीमिया है, न्यूट्रिशनल एनीमिया है, अब इनको डिलीवरी फेज़ में ये आ गए, प्रेगनेंसी फेज़ में थे, इनको डिलीवरी करनी थी, वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, उनकी फिजिकल जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है, वो उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, वो अपने पूरे बॉडी की उनकी स्टेट में नहीं है कि वो डिलीवरी कर पाए, फिर भी उनको डिलीवरी करनी पड़ गई। तो इसमें से 19% विमेन मर जाती हैं, जिसको हम मैटरनल डेथ कहते हैं, डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डेथ ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, ऐसी डेथ है। दिस इज द सिवियर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ आर सो कॉल्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है भाई, ये बात समझ में आया। आई होप आपको वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक लास्ट पॉइंट पे जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मैं जगह ढूंढ रहा हूँ भाई, यहाँ मैं लूँगा, एक वर्ड लिखना है मेरे को, इसलिए मैं जगह ढूंढ रहा हूँ। एक लास्ट हेडिंग है एनसीईआरटी के अंदर, उसमें लिखा हुआ है हेल्थ शुड बी, 2 वर्ड लिखे हुए हैं एंड देन एक पैरा लिखा हुआ है, बेसिक नेसेसिटी एंड पब्लिक गुड। अब इसके ऊपर तो तुम्हें सब कुछ ज्ञान पता है कि हेल्थ एक बेसिक नेसेसिटी होना चाहिए हमारा, और राइट है हमारा, हक है हमारा, अच्छा जीवन व्यतीत करना हमारा एक हक है, बेसिक राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। एक वर्ड और लिखा है पब्लिक गुड।
अब पब्लिक गुड का मतलब क्या होता है? पब्लिक गुड का मतलब होता है वो गुड जो शायद प्राइवेट प्लेयर डिलीवर नहीं कर सकता, बिकॉज डिमांड सप्लाई उसकी सही मैनर में वर्क नहीं कर रही। पब्लिक गुड आर दोज गुड विच इफ प्रोवाइडेड बाई प्राइवेट प्लेयर दे विल बी फेल्ड, मतलब नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, नहीं करा पा सकते क्योंकि मार्केट मैकेनिज्म इसमें वर्क नहीं करता, तो गवर्नमेंट को स्टेप इन करना ही पड़ेगा इनको प्रोवाइड करने के लिए। ऐसे गुड को हम पब्लिक गुड बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि भाई वो चाहता है प्राइवेट प्लेयर कि किसी बीमारी को ठीक करने के लिए वो पैसे चार्ज करे, और वो पैसे चाहता है कि वो एक्स अमाउंट चार्ज करे, बट गवर्नमेंट ये कहती है यार लोगों का हेल्थ बेसिक नेसेसिटी है, राइट है, तू एक्स अमाउंट चार्ज मत कर, बहुत नॉमिनल पैसे चार्ज कर। तो प्राइवेट प्लेयर कहता है कि मैं नहीं कर सकता इस मार्केट मैकेनिज्म में काम, जहां मेरे को अगर मेरे से आप सप्लाई कराना चाहते हो इस डिमांड के अगेंस्ट, तो आई वॉन्ट टू चार्ज दिस मच। गवर्नमेंट कहती है नहीं, तो इतना चार्ज नहीं कर सकता, ये लोगों का बेसिक राइट है। तो प्राइवेट प्लेयर, कुछ प्राइवेट प्लेयर उस सिस्टम से बाहर आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ता है और गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना पड़ता है, विच मेक इट पब्लिक गुड। ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको समझ में आ जाएगी। वैसे पब्लिक गुड का जो मतलब होता है इकोनॉमिक्स की भाषा में, किसी भी पब्लिक गुड को तब बोलते हैं जब वो उसके अंदर दो फीचर हों, एक होता है नॉन राइवलनेस का, एक होता है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का। नॉन राइवलनेस एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी मतलब पब्लिक गुड का, अब मैं वो मतलब बता रहा हूँ, डेफिनेशनल मतलब बता रहा हूँ पब्लिक गुड का। पहले मतलब बताया मैंने बहुत बेसिक। पब्लिक गुड का डेफिनेशनल मतलब ये है कि वो गुड जिनको प्रोवाइड करने से आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, यू हैव टू प्रोवाइड देम, आप उनको प्रोवाइड कराओगे। अगर मैं एक मूवी थिएटर का एग्जांपल लूँ, वहाँ पे मूवी देखने के लिए आप लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं क्योंकि जिसके पास टिकट होगा वही मूवी देखेगा। बट पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स जिसमें हम किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, जैसे कि सरकारी अस्पतालों में, पार्क्स में, नेशनल हाईवेज में। सेकेंड फीचर होता है नॉन राइवलनेस। नॉन राइवलनेस का मतलब ये होता है कि वो गुड जिसको अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो हमारे बीच में राइवलरी जनरेट नहीं होगी। मतलब अगर मैं उस गुड को इस्तेमाल करूँ तो तुम्हारे लिए वो कम नहीं होगा, जब तुम्हारे लिए कम नहीं होगा तो तुम मेरे से लड़ोगे क्यों। जैसे मूवी थिएटर में, मूवी थिएटर्स आर एक्सक्लूडेबल, टिकट होगा वही बैठेगा, बट दे आर नॉन राइवल। नॉन राइवल कैसे कि अगर मैं मूवी देख रहा हूं और तुम भी देख रहे हो, तो मेरे मूवी देखने से तुम्हारे लिए कम थोड़ी हो रही है, हम दोनों सेम कंफर्ट जोन कर रहे हैं। तो मूवी थिएटर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन राइवल, बट इट इज नॉट पब्लिक गुड बिकॉज इट इज एक्सक्लूडेबल। सरकारी अस्पताल जो होते हैं, नेशनल हाईवे जो होते हैं, पार्क जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, कोई भी उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकता। और दूसरा नॉन राइवल कि अगर एक डॉक्टर की सेवाएं मैं यूज कर रहा हूं तो तुम्हारे लिए कम नहीं हो जाएंगी, मेरे बाद तुम कर लोगे या मेरे से पहले तुम कर लो। तो पब्लिक गुड का एक ये भी मतलब होता है, बट ये डेफिनेशनल मतलब है, ये आप शायद ना लिखे, पहले वाला लिख लें कि पब्लिक गुड एक ऐसे गुड होते हैं जिसको प्राइवेट प्लेयर इसलिए नहीं प्रोवाइड करा पाता क्योंकि डिमांड सप्लाई का वहां मिसमैच है, वो प्राइस नहीं चार्ज कर सकता जो वो चार्ज करना चाह रहा है, इसलिए वो स्टेप आउट कर जाता है और गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ता है। इन गुड्स को पब्लिक गुड बोलते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं हेल्थ एक बेसिक राइट है, बेसिक नेसेसिटी है, पब्लिक गुड है, हेंस हर किसी के पास अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। अगर अच्छी हेल्थ होगी तभी वो लाइफ में अच्छे काम कर पाएगा, वो अच्छा पढ़ पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी, उसके वर्किंग आवर्स इंक्रीज हो जाएंगे, देश की जीडीपी बढ़ाने में एक हेल्थ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हेंस इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दीज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने वही वर्ड आ जाएंगे यहाँ पे, वही कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी अवेलेबल, एसेसेबल एंड देन फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट अफोर्डेबल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। ये चीज़ समझो, इन पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताया इनको आप नोट डाउन करेंगे और अपने आंसर्स में लिखेंगे। ये क्रिटिकल एनालिसिस 3 पार्ट में है, एज अ होल, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑन रूरल एंड अर्बन एंड देन मेल एंड फीमेल। पक्की बात, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लो। एंड बाय दिस हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव हो जाएंगे। बाय बाय।